एजुकेशनल कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज की मैथ्स की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 9 की। चैप्टर 9 आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद केवल एक चैप्टर आपका मैथ्स में बचा रहेगा। मैथ्स का लगभग सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। जिन स्टूडेंट्स ने मैथ्स की सभी क्लास की हैं उनको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाया गया है। आपको याद रहना चाहिए कि जो आपके 8 पेपर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 8 पेपर होंगे। उसमें से एक पेपर मैथ्स का होगा, एक सीडीपी के 2 पेपर होंगे, आपका हिंदी का पेपर होगा, इसके अलावा साइंस का पेपर होगा। तो ये जो पेपर होंगे इसमें सबसे ज़्यादा जो बैक लगती है स्टूडेंट्स की वो मैथ और साइंस में लगती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो सब्जेक्ट होते हैं वो होता है सीडीपी, क्योंकि सीडीपी का जो पेपर होता है वो 50 नंबर का होता है और 50 में से 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे स्कोर आप अच्छा कर सकते हैं। बाकी मैथ्स और साइंस का पेपर केवल 25 नंबर का होता है। 25 में से पास होने के लिए आपको 12 नंबर चाहिए होता है। तो मैथ्स की क्लास जिन लोगों ने नहीं की है वो मैथ्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए और पूरी क्लास जो है फर्स्ट क्लास से लेके अभी तक की सारी क्लास आप लोग कर लीजिए। बाकी आपको बता दिया था, ऐसे स्टूडेंट जो क्लास नहीं करना चाहते हैं, जिनको लग रहा है कि भाई मुझे आता है या फिर मैं केवल रिवीजन करना चाहता हूँ या मेरे पास समय नहीं है, वैसे स्टूडेंट राजन की आप सीरीज़ खरीद लिए होंगे। मैंने आपको बताया था, ग्रुप में सेंड कर दिया था। उस सीरीज़ से आप लोग पढ़ाई करिए। हालांकि राजन की सीरीज़ पढ़ने के बाद आपके उतने परसेंट नहीं आ सकते जितना कि क्लास करने से आएंगे, क्योंकि क्लास में आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है और राजन की जो सीरीज़ है उसमें केवल संभावित प्रश्न होते हैं जिससे आप केवल पास हो जाएंगे। आपका परसेंट अच्छा वहाँ से नहीं बन पाएगा। अगर आपको अच्छा परसेंटेज चाहिए तो आपको रेगुलर क्लास करनी होगी। इसके अलावा आप जब डीएलएड का फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि 2 सेमेस्टर आपके हो जाएंगे, तो उसके बाद आप सीटेट का फॉर्म भर पाएंगे। और सीटेट में अगर आपको पास होना है, 90 नंबर आपको सीटेट में लाना है, तो आपको ये सब क्लास जो डिटेल में कराई जा रही बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। क्योंकि यहाँ से जैसे कि सीटेट में देखा जाता है कि जो आपका 150 क्वेश्चन का पेपर होता है उसमें से 75 क्वेश्चन केवल सीडीपी के होते हैं, ठीक है। 150 में से 75 सीडीपी के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सारे के सारे जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें सब्जेक्ट का जो पेडागोगी होता है उसको सीडीपी बोलते हैं, वो आपका उससे रिलेटेड होता है। तो ये सारी क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मैथ्स की जो क्लास हो रही है ये भी इंपॉर्टेंट होगी। तो यहाँ पे केवल आपकी डीएलएड की बात नहीं है, आप अगर सीटेट पास करना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप डिटेल में क्लास कीजिए। इससे आपका बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। यहाँ पे क्या है, बहुत ही हल्का सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का। जो भी स्टूडेंट ज़रा सा क्लास देख लेंगे केवल एक बार, तो मुझे लगता है उनका आराम से 80 to 90% मार्क्स बन जाएगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू कर लेते हैं। ये आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त। ये 4 आपके फिगर हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना। त्रिभुज आप जानते हैं 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। आयत आप जानते हैं 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। और वर्ग भी 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है, लेकिन इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और वृत्त हम सर्किल को बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बेसिक चीज़ों को हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे चैप्टर 9 और चैप्टर का नाम हमने आपको पहले ही बता दिया, त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त का मौलिक ज्ञान। मौलिक ज्ञान का मतलब क्या हो गया, बेसिक नॉलेज आपको चाहिए। अभी इस सेमेस्टर में आपको बेसिक नॉलेज केवल पूछी जाएगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में या फिर बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आएंगे। तो आ जाते हैं हम लोग त्रिभुज पर, ट्रायंगल पर। ट्रायंगल को देखिएगा, त्रिभुज क्या होता है। तो जैसा इसका नाम है त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, 3 भुजाएं। कोई भी ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं द्वारा बनी है और जो क्लोज्ड है, बंद होनी चाहिए। जैसे ये है, हमने पहला फिगर बनाया, ये क्लोज फिगर है। और इसी तरह से हम अगर दूसरा बना दें ऐसे, तो आप कहेंगे इसमें भी 3 भुजाएं हैं, लेकिन ये त्रिभुज नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लोज नहीं है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। 3 रेखाखंडों से घिरी समतलीय आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसकी 3 भुजाएं, 3 कोण तथा 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। जैसे 3 भुजाएं, तो आपने कहा 1 भुजा, 2 भुजा, तीसरी भुजा, 3 भुजाएं। और 3 कोण, तो आपका एक एंगल ये हो गया, ठीक है, दूसरा एंगल ये हो गया, तीसरा एंगल ये हो गया। और 3 शीर्ष, तो आपका एक हो गया ये शीर्ष, दूसरा ये और तीसरा ये, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके जो तीनों एंगल हैं, तीनों एंगल से सेंस क्या है यहाँ पर, जैसे दिया गया है एंगल बी, एंगल ए और एंगल सी। यहाँ पे देखिएगा ये एंगल बी, तो आप लिख दीजिए एंगल ए से शुरू करते हैं, ये है ए, ये आपका एंगल ए बनेगा।
तो एंगल ए प्लस ये आपका एंगल बी बनेगा, एंगल बी प्लस ये आपका सी बनेगा, एंगल सी। इन तीनों को अगर जोड़ा जाए तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। जैसे कि यहाँ पे बी का मान दे दिया इन्होंने 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 रख दीजिए। अब सी और ए का मान अगर देखा जाए तो दोनों का मिला के 90 होगा, ठीक है। सी और ए दोनों का मिला के 90 होगा, तभी तो 180 हुआ। इसमें से आपको मान लीजिए 2 दे दिया, इसने कह दिया कि कोण बी का मान 90 डिग्री और कोण ए का मान 30 डिग्री है, तो कोण सी का मान बताइए। तो आपने कहा तीनों का मिला के 180 डिग्री है, तो ए और बी का मिला के 120 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 180 में से 120 आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री। तो कोण सी का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर। यहाँ पे दिया गया एक त्रिभुज ABC दिखाया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। त्रिभुज 3 भुजाओं वाली आकृति है जिसमें 3 कोण होते हैं, सारी चीज़ आपको बता दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये एक फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। इस फॉर्मूले से संबंधित हो सकता है प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाए। त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, एरिया ट्रायंगल। तो ये हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार का मतलब क्या है, ये जो सबसे नीचे वाली भुजा है, बेस है, ये इसको हम आधार बोलते हैं, ये आपका आधार हो गया। और ऊंचाई का मतलब हो गया जहाँ से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये आपका हाइट हो गया। तो अगर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हाफ तो कॉमन रहेगा, आधार मतलब इस वाली भुजा की लंबाई हो जाएगी जो आपकी आधार है नीचे, और ऊंचाई मतलब ये आपका लंब जो है इसकी लंबाई हो जाएगी। और इन दोनों को लिख देंगे तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे निकल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज की भुजाओं में संबंध पाया जाता है जिसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, बचपन से ही आपको पढ़ाया जाता है, 8th में 9th में 10th में आपने कई बार पढ़ा होगा। कई लोग हैं ऐसे जो भूल भी चुके होंगे। तो यहाँ पर होता क्या है, पाइथागोरस थ्योरम को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देखिएगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। तो कर्ण किसे कहते हैं, तो ये जो आपकी तिरछी वाली लाइन है, ये लाइन जो ए से बी की तरफ गई है, ये आपका कर्ण है, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, आधार का स्क्वायर। आधार यानी कि नीचे वाली ये जो है ए सी, इसका स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस वाली लाइन का स्क्वायर इन दोनों लाइन के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ना हो। मान लीजिए अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है ये तब काम करेगा जबकि समकोण त्रिभुज हो, तभी तो आपको ऊंचाई पता होगी। हमने क्या कहा, 90 डिग्री का एंगल होगा तभी तो आप जान पाएंगे कि ये ऊंचाई है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है, तब फिर क्या करेंगे, आपको इसका अगर एरिया निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्षेत्रफल इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट में रहेगा। अब एस का मतलब क्या हो गया, तीनों भुजाओं के योग का आधार यहाँ पे लिख गया है, तो ये तीनों भुजाओं के योग का आधा, ठीक है। एस का मतलब क्या हुआ, आधार में रा हटा दो, आधा हो गया। ए हो गया एक भुजा की लंबाई, बी हो गया दूसरी भुजा की, सी हो गया तीसरी भुजा की लंबाई, ठीक है। ऐसे जैसे मान लीजिए हम एक त्रिभुज यहाँ पे बना देते हैं, इन्होंने तो बनाया नहीं, यहाँ पे एक त्रिभुज हमने बना दिया, ऐसे ऐसे बना दिया हमने, इसको बनाया। अब मान लीजिए ये जो है ये 5 है, ये आपका 3 है और ये आपका 4 है। अब इन तीनों को जोड़िए, 5 3 8 और 4 12, इनको जोड़ लीजिए। 3 + 4 + 5 = 12 हो गया। अब एस अगर आपको निकालना है तो एस इक्वल टू क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा, एस इक्वल टू हो जाएगा 6। तो एस की वैल्यू हो गई 6। अब इस फॉर्मूले में अगर आप रखेंगे तो एस की जगह आप क्या रख देंगे बताइए, एस की जगह आप रख दीजिएगा 6 रख दीजिए। यहाँ पे एस की जगह आप रखिए 6, ठीक है। अब दूसरे में एस माइनस ए, तो 6 माइनस ए मान लीजिए आपने रख दिया 4, ए को आप मान लीजिए 4, इसको 6 - 4, किसी को भी आप मान सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर एस माइनस बी यानी 6 - 3, फिर एस माइनस सी यानी 6 - 5, ऐसे बस इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 6 रहेगा, 6 में से 4 गया 2 बचा, इसको ले आइए यहाँ पे, 6 का तो 6 रहेगा, 6 में से 4 गया 2 बचा, इंटू 6 में से 3 गया 3 बचा, 6 में से 5 गया 1 बचा।
3 × 3, 3 दूनी 6, 6 × 36, ये आ गया 36, और 36 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 6। ठीक है, तो इस तरीके से इसको यूज करेंगे हम, इस वाले फॉर्मूले को। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान से समझते जाइएगा भाई, जिसको अच्छे से पास होना है, जिसको टीचर बनना है, वो समझेगा। अब देखिए, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, कोई हमने निकाल दिया, ऐसे एक त्रिभुज बना दिया हमने, मान लीजिए ये आपने बनाया, तो दो भुजाओं का योग, चाहे आप इन दो भुजाओं को जोड़ दो तो इनका योग जो है ये इस वाली से बड़ा होगा, चाहे आप इन दोनों को जोड़ दो, इसको और इसको, तो इससे बड़ा होगा। मतलब अगर दो भुजाओं को जोड़ा जाए तो उसका जो योग होगा वो तीसरे से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, त्रिभुज में जो कोण त्रिभुज से बाहर बनता है उसे बाह्य कोण कहते हैं, तथा जो कोण त्रिभुज के अंदर बनता है उसे अंतः कोण कहते हैं। बाह्य कोण सामने वाले दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे ये देखिएगा, यहाँ पे है ये बाह्य कोण, मतलब ये त्रिभुज के बाहर की तरफ बना, ये क्या हो गया आपका बाह्य कोण हो गया। और अंतः कोण क्या हो गया, ये जो अंतर की तरफ बना, ये क्या हो गया, ये आपका अंतः कोण हो गया। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे सारा फिगर इन्होंने बना के बताया है। अब देखिए, त्रिभुजों का वर्गीकरण कोणों तथा भुजाओं के आधार पर किया जाता है। कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, जैसे कि आपने समकोण त्रिभुज का नाम सुना होगा, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। तो आप समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, बृहद कोण, ये सारी चीज़ें पिछले चैप्टर में समझ चुके हैं। समकोण का क्या मतलब होता है, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज में क्या होगा, जिस त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री हो वो समकोण त्रिभुज होगा, बात खत्म। जैसे आपने समकोण को राइट एंगल को समझा था, राइट एंगल का क्या मतलब था, राइट एंगल का मतलब था 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज का भी मतलब हो जाएगा ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री हो, वो आपका समकोण त्रिभुज होता है। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण में आपने क्या समझा था कि किसी भी कोण जिसका मान 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम हो वो आपका अधिक कोण होता है। तो अधिक कोण त्रिभुज में भी क्या होगा, कोई एक एंगल 90 से ज़्यादा और 180 से कम हो तो अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 120 डिग्री है। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण में आपने क्या समझा था कि ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम हो वो आपका क्या होता है, न्यून कोण होता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री से कम अगर वैल्यू है तो वो न्यून कोण होगा। ऐसा त्रिभुज जिसमें सारे के सारे कोण जो है वो क्या हो, न्यून कोण हो। जैसे ये भी 90 से कम, ये भी 90 से कम, ये भी 90 से कम, तो ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। ऐसा त्रिभुज जिसमें सारे एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं वो न्यून कोण त्रिभुज होता है। अब देखिए, भुजाओं के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं वो कैसे होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज, जैसा इसका नाम है समबाहु, सम का मतलब होता है समान, बाहु मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल हों समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। सम का मतलब हो गया इक्वल, बाहु का मतलब हो गया भुजाएं। तो ये तीनों की तीनों जो आपकी लाइन से तीनों की तीनों जो इसकी भुजाएं हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, समद्वि, द्वि का मतलब होता है दो। ठीक है, समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, जैसे कि इसमें AC और AB ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर नहीं है, ये वाली अलग है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर हों वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। विषम बाहु, विषम का मतलब होता है असमान, समान लंबाई वाला नहीं, असमान लंबाई वाला। तो विषम बाहु में क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हों। जैसे मान लीजिए इस भुजा की लंबाई अलग है, इसकी लंबाई अलग है, इसकी लंबाई अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, अब त्रिभुज के संबंध में मुख्य शब्दावलियाँ, मेन टर्मिनोलॉजी ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के संबंध में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको समझना चाहिए। जैसे त्रिभुज का केंद्र, सेंटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का केंद्र क्या होता है, तो त्रिभुज के केंद्र को समझने के लिए हमें समझना चाहिए त्रिभुज की माध्यिकाओं के मिलन बिंदु को उस त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है फिगर 9.10 में, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं AN, BM, CP का मिलन बिंदु O है जो कि इसका केंद्रक है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, त्रिभुज की माध्यिकाओं के मिलन बिंदु को क्या कहते हैं आप,
केंद्रक कहते हैं, यहाँ पे त्रिभुज का केंद्र कहते हैं। अब माध्यिकाएँ क्या होती हैं कि यहाँ पे बराबर काटता हो, जैसे ए एन, तो एन जो है इसको बराबर काटता है, ए एम, एम इसको काट रहा है, इसको काट रहा है। ए से एक रेखा खींच दी हमने बी सी पर, जो बी सी को बराबर काट रही हो। सी से हमने रेखा खींच दी ए बी पर, जो ए बी को बराबर दो भागों में काट रही हो, और उसको मिला दिया, तो यही आपका क्या हो गया, केंद्रक हो गया। ठीक है। अब अंतः केंद्र समझिए, अंतः केंद्र क्या होता है। त्रिभुज के अंतः कोण, यहाँ पर क्या था बेटा, यहाँ पर था कि ए और बी को दो बराबर भागों में बांट दिया, बीच में हमने पॉइंट लगा दिया। ए और सी को दो बराबर भागों में बांट दिया, बीच में हमने एम पर पॉइंट लगा दिया। बी और सी को दो बराबर भागों में बांट दिया, बीच में हमने एन पर पॉइंट लगा दिया, और इनको मिला दिया, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट किया, यही आपका केंद्र हो गया। अब जब अंतः केंद्र पूछा तो हमें इन भुजाओं से मतलब नहीं, हमें इस एंगल से मतलब है, ये वाला एंगल। जैसे मान लीजिए 60 है तो 30 डिग्री इधर, 30 डिग्री इधर। जैसे मान लीजिए ये 90, ये मान लीजिए ये भी 60 है तो 30 डिग्री इधर, 30 डिग्री इधर। ये मान लीजिए ये भी 60 है तो 30 डिग्री इधर, 30 डिग्री इधर। तो बीचों बीच से एक लाइन खींची ऐसे 30-30 डिग्री पे, बीचों बीच से यहाँ से खींची, बीचों बीच से यहाँ पे, और ये जो आपका सेंटर बना, इसी को हमने क्या बोला, अंतः केंद्र बोल दिया। हमने क्या बोल दिया, अंतः केंद्र। बस इसको आप समझिएगा। यहाँ पे एंगल का बाइसेक्ट करना है, एंगल को दो बराबर भागों में काट के रेखा खींचनी है, और ऊपर भुजाओं को दो बराबर भागों में काट के रेखा खींचनी है। अब है परिकेंद्र, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर का क्या मतलब है, यानी कि त्रिभुज के बाहर से एक वृत्त बने। त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धकों के प्रतिच्छेद बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं, सरकम सेंटर कहते हैं। इस बिंदु को केंद्र तथा उपयुक्त रेखा की त्रिज्या से लेकर खींचा गया है। तो इसको समझिए ज़रा, 9.12 फिगर है। जैसे ओ एन, ओ एम और ओ पी त्रिभुज, कहने का मतलब क्या है, ओ एन यहाँ पे ये एक ले लिया, ओ एम हो गया ये ले लिया, ओ पी हमने ये ले लिया। अब यहाँ पे करना क्या था, हमको कुछ नहीं करना था। ये त्रिभुज थोड़ा उल्टा पुल्टा बना है, हम थोड़ा सीधा एक त्रिभुज बना देते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, यहाँ पे अच्छा सा छोटा सा त्रिभुज बनाया हमने ये। और यहाँ पे देखिएगा, अब हमको करना क्या है, 90 डिग्री पे बनाना है। यहाँ पे एक ऐसी लाइन बनानी है ये, जिसमें इसके बीच का एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है। इसी तरीके से हमको यहाँ से एक ऐसी लाइन बनानी है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री हो। इसी तरीके से हमको यहाँ से एक ऐसी लाइन बनानी है ये, जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है। और ये जो बीच में जो भी काटेगा, यहाँ से लेकर के हम एक सर्किल बना देंगे ऊपर से ये, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा सरकम सेंटर, परिकेंद्र हो जाएगा सरकम सेंटर। समझ गए आप, 90 डिग्री के एंगल पे हम बनाएंगे और उसको मिला देंगे तो वो आपका सरकम सेंटर कहलाएगा। अब है लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। लंब केंद्र को देखिए, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। ठीक है। जैसे कि जिस तरीके से हमने यहाँ पे आपको बताया था कि ये 90 डिग्री का बना करके हमने बीच में मिलाया और बाहर से बना दिया। ठीक है। अब यहाँ पे यही जो चीज़ है, ये जो केंद्र है, इसी को हम लंब केंद्र कहेंगे। यही क्या है, यही आपका लंब केंद्र हो जाएगा, बीच में जो बना है। जैसे कि ए एम बी एन सी पी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ए बी सी के सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब में स्पष्टतः ओ बिंदु त्रिभुज का लंब केंद्र है। यही क्या है, लंब केंद्र है। इसी तरीके से इसमें था ओ एन ओ एम ओ पी त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं इतने पर अर्ध लंब अर्धक हैं। क्या है, लंब अर्धक हैं। इनका प्रतिच्छेद बिंदु ओ परिकेंद्र है। ठीक है। ये क्या थे, लंब अर्धक थे। इनको बराबर दो भागों में बांट के और यहाँ पे लंब बनाया गया था। चलिए, ऑर्थो सेंटर हो गया। अब है त्रिभुज के अंग, पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज के अंग क्या क्या होते हैं, तो एक तो होता है भुजा, साइड। जैसे कि हमने कहा 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो भुजा, जैसे एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई, तीसरी भुजा ये हो गई। ये क्या है आपका त्रिभुज का अंग। पहला तो हो गया भुजा। दूसरा हो गया माध्यिका। माध्यिका का मतलब क्या हो गया, वह सरल रेखा जो त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के एक त्रिभुज को दो भागों में बांटती है। ठीक है। जैसे कि ये शीर्ष इसका ए हो गया और इसको ऐसे काट दिया ऐसे। अब ये त्रिभुज को दो भागों में बांट दिया, इधर का बराबर है। इसी को हम क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। ऊंचाई, हाइट। तो हाइट का क्या मतलब होता है, यही जो आपका है, ये जो लंब बना हुआ है, ये यही इसकी हाइट है। ठीक है। हाइट मतलब लंब जो होता है 90 डिग्री के एंगल वाली जो रेखा होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हाइट बोलते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है,
समकोण त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप बताइए, आपको हमने फॉर्मूला बताया था क्षेत्रफल के लिए, आधार इंटू ऊंचाई का आधा। तो आधार दिया गया 10, ऊंचाई दिया गया 13, बस रख दीजिए, हाफ इंटू आधार की जगह 10 रखा, ऊंचाई की जगह 13 रखा, आ गया 13×130/2 यानी कि 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हो गया। दूसरा दिया गया है, एक त्रिभुज की भुजाएं 8, 10 और 6 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब ज्ञात करना है और जहाँ 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, यहाँ पे क्या था 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, तो 90 डिग्री का एंगल में ऊंचाई हमें पता थी तो हमने फार्मूला लगा दिया। अब हमें 90 डिग्री का एंगल नहीं पता या फिर ये नहीं पता इसमें से कौन सी ऊंचाई है क्या है, तो इसीलिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, आपको हमने निकालना सिखाया था। जैसे कि एस का मतलब है तीनों भुजाओं का योग का आधा। तो देखिए तीनों भुजाएं हैं 8, 10, 18, 18 और 6 24, 24 का आधा 12, एस तो आ गया आपका कितना 12 आ गया एस। ठीक है, अब एस माइनस ए तो 12, 12 माइनस 8, ए की जगह 8 रख दिया, 12 माइनस 10, बी की जगह 10 रख दिया, 12 माइनस 6, सी की जगह 6 रख दिया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो आ गया 24। ठीक है, अब यहाँ पर अगला दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 5 सेंटीमीटर, लंब 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण और लंब दिया गया है तो इसका आधार निकालेंगे। आपको हमने बताया था पाइथागोरस थ्योरम में कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण दिया है और लंब दिया है, तो आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है इधर लिख लेते हैं एक बार, तब समझ में आएगा। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है, कर्ण का स्क्वायर है, तो कर्ण को हम जब ऐसे ही लिखेंगे, इसका रूट लेंगे तो इधर में क्या लग जाएगा, ये दोनों चीज़ें रूट में आ जाएंगी। बस यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब दिया गया है आधार, दिया आधार निकालना है आपको, तो आधार निकालना है तो इसीलिए कर्ण को हम इधर लाएंगे और लंब को इधर लाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 4। जैसे कि मान लीजिए हम पूरा निकाल के आपको दिखा देते हैं, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले में हम इसको फिट करेंगे। देखिए कहाँ पे दिया गया, हाँ कर्ण 5 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह 5 रखिए, 5 का स्क्वायर, लंब है 3 सेंटीमीटर, लंब की जगह 3 रखिए, 3 का स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए, आधार ही हमें निकालना है, आधार का स्क्वायर। 5 का 25 हो गया, 3 का 9 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 25 माइनस ये 3 का स्क्वायर 9 इधर आएगा, इसी को बोलेंगे हम आधार का स्क्वायर। और इसको 25 में से 9 गया 16, 16 है आधार का स्क्वायर है ये। ठीक है, अब आधार निकालेंगे तो 16 की जगह कितना आ जाएगा 4, तो आधार हमने निकाल लिया, कितना आ गया 4 आ गया आधार। अब तो आप आराम से निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल है हाफ आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार आपका 4, ऊंचाई आपकी 3 और हाफ कर दिया, तो ये आपका निकल गया, आंसर आ गया 6। देखते हैं इसमें और ज़्यादा क्वेश्चन है तो कल कराएंगे, वरना इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 9, 10, 11। ठीक है, अभी इसमें काफ़ी क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इससे आगे का जो भी है उसको हम कल कवर करेंगे। और मैक्सिमम 3 से 4 क्लास में आपका मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। मैथ्स के कंप्लीट होते ही हम साइंस को शुरू कर लेंगे। आप लोग याद रखिएगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बड़ी मेहनत से पैसा इकट्ठा करके डीएलएड में एडमिशन लेते हैं, इस सपने के साथ कि वो सरकारी शिक्षक बनेंगे। आप सरकारी शिक्षक तभी बन सकते हैं जब आपका डीएलएड का कोर्स कंप्लीट हो। कई विद्यार्थियों को देखा गया है कि वो लापरवाही के कारण सीरियस नहीं लेते हैं और उनकी बैक लग जाती है। जब आपकी बैक लगती है तो आपको अगले सेमेस्टर में ज़्यादा पेपर देने होंगे और उसका खर्चा भी बढ़ जाएगा। आपको अलग से जाना होगा, उसके लिए अलग से रुकना होगा, उसका एग्जामिनेशन फ़ीस अलग से लगेगा, बहुत सारी असुविधाओं का सामना आपको करना पड़ेगा। साथ ही साथ में अगर आप ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आपका सेमेस्टर ही बैक हो जाएगा। आपके साथी आगे दूसरे सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे, आप पिछले सेमेस्टर में होंगे। उसी बीच में अगर भर्ती आ गई तो आप पीछे रह जाएंगे और दूसरों का हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। इस डीएलएड के एग्ज़ाम को बहुत ही आप सीरियस लीजिए। 1 महीना लगभग बचा हुआ है। 1 महीने में अगर आप ढंग से पढ़ लेते हैं, जो भी यूट्यूब पे पढ़ाया गया उसको आप क्लास करिए। जो लोग अच्छे से पास होना चाहते हैं, जिनको लगता है हमारे पास समय नहीं है या फिर हमें नहीं पढ़ना है, हम तो केवल पास होना चाहते हैं,
तो वो लोग अपना राजन का जो सीरीज है उसको पढ़िए। कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ पढ़िए। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो बिल्कुल क्लास ही नहीं करेगा, चाहे वो यूट्यूब पे क्लास करे या राजन से वो पढ़े ज़रूर। अगर आपको लगता है कि हम बिना पढ़े पास हो जाएंगे, तो आप याद रखिएगा जब आप फेल होंगे सेमेस्टर में, तो ना ही विद्यालय द्वारा, कॉलेज द्वारा और ना ही आपके कंसल्टेंट द्वारा आपकी कोई हेल्प नहीं की जाएगी किसी भी प्रकार की। जो भी असुविधा होगी उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के ही आप क्लास को छोड़िएगा, अन्यथा आप क्लास करिए और राजन की सीरीज लगाइए। कोई भी काम आप करते हैं, अगर आपने एडमिशन लिया है, आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप उस काम में से 1-2 घंटा निकालिए। अगर आप 2 घंटे भी अभी से डेली निकालते हैं डीएलएड के लिए, तो उम्मीद है कि आप पास तो ज़रूर हो जाएंगे। कम से कम पास होना तो अनिवार्य है, परसेंटेज कितना बनेगा वो तो एक अलग मुद्दा है। अगर आप फेल ही हो गए तो फिर आपकी फीस भी पूरी डूब जाएगी और बहुत सारी चीज़ों में आप पीछे रह जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ी देर में आपकी सीडीपी की क्लास होगी। थैंक यू।